गुड मॉर्निंग। एक बार फिर इस कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन में हम ब्लड की बहुत चर्चा करते हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था रक्त और प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है, रक्त में कौन कौन चीज़ मिले हुए होते हैं। तो मैंने कल ही कहा था कि मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, तो मनीष ऑनलाइन क्लासेस में मनीष जायसवाल की एक और प्रस्तुति आपके लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं रक्त का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का वर्गीकरण। वैसे तो खून के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था, वैज्ञानिक ने, लेकिन फाइनली इसका जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किया और वर्गीकरण किया वो लैंड स्टीनर नाम के मार्क लैंड स्टीनर ने, जो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिया याद रखिएगा कि एक वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने 14 जून 1868 में इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि रक्त का वर्गीकरण जो होता है, पहले लोग मानते थे कि एक खराब खून होता है और एक अच्छा खून होता है। पहले के लोगों में ये भ्रांति थी कि एक अच्छा खून वाले लोग होते हैं, खराब खून वाले होते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। खून जो होता है, ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो उसमें ABO समूह के बारे में उन्होंने बताया कि उसका एक समूह होता है। और समूह कैसे होता है? समूह यानी कि कैसे हम समूह बांट दिए, ब्लड का समूह कैसे बना दिया गया, चाहे वो A समूह हो या B समूह हो या AB समूह हो या O समूह हो, कैसे बांट दिया गया। तो रक्त के बारे में हम जानते हैं कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो होता है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक दौड़ते रहता है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था, कल का वीडियो आप देख सकते हैं फिर से उसको अगर समझना है तो, रक्त की प्रकृति, उसके अवयवों के बारे में। अब हम सीधा सीधा जानते हैं कि वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने बताया कि ब्लड के समूह होते हैं, और वो समूह जो होते हैं AB और O समूह के होते हैं। तो हमको ये जानना है कि ये समूह कैसे होते हैं, किस आधार पर इस समूह का निर्माण किया गया। तो वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोज की और उन्होंने ये बताया कि हमारे रक्त में मौजूद जो RBC होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो, और उनमें मौजूद जो एंटीजन होते हैं उसी के आधार पे उन्होंने RH फैक्टर को पता लगाया। अब RH फैक्टर क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। RH फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाना वाला प्रोटीन होता है। लाल रक्त कणिकाओं में, हमारे शरीर में मौजूद रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, WBC जिसको बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होती है। इसके अलावा प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं में स्पेसिफिकली जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के आधार पर और साथ ही साथ आनुवांशिकता के आधार पर, यानी हमारे माता पिता जो हैं उनसे हम पैदा हुए तो कुछ आनुवांशिक रूप से भी हमारे शरीर में रक्त आता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पिता का अगर कोई जो रक्त समूह है या माता का जो रक्त समूह है वो बच्चे का ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन RH फैक्टर जो होता है उसके आधार पे कुछ आता है। अब RH फैक्टर जो क्या होता है, यानी कि हमारे एकदम साधारण सा भाषा में समझिए, हमारा खून है लाल रक्त कणिका, हमारे खून में लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है या नहीं होता है। अगर प्रोटीन होता है तो उस व्यक्ति का रक्त समूह पॉजिटिव होगा, और उसमें अगर प्रोटीन नहीं है यानी एंटीजन नहीं है, ध्यान देना है कि रक्त के RBC में यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में अगर एंटीजन है तो उस व्यक्ति का ब्लड समूह जो होगा पॉजिटिव होगा, और अगर एंटीजन नहीं है तो उस व्यक्ति का रक्त समूह नेगेटिव होगा। यहां तक तुम समझ गए कि एंटीजन क्या है भाई। तो हमारे खून में, हमारे रक्त में मौजूद RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उसमें प्रोटीन होते हैं या नहीं होते हैं। प्रोटीन होते हैं तो वैसे व्यक्ति का रक्त समूह पॉजिटिव होगा, प्रोटीन नहीं होता है तो वैसे व्यक्ति का रक्त समूह जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये हमने समझ लिया कि रक्त क्या है भाई, तो एक तरल संयोजी उत्तक है यानी एक लिक्विड फॉर्म में है। उसके अंदर क्या क्या होता है, तो कल के वीडियो में हमने जाना कि उसमें जो होता है लाल रक्त कणिकाएं RBC, सफेद रक्त कणिकाएं WBC, प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु या बिंबाणु, और प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म में। हमने ये भी बताया था कि कुल रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, अब बाकी 45% में ये सारे कण होते हैं। चूंकि कण ठोस रूप में होते हैं और प्लाज्मा लिक्विड रूप में होते हैं, वे सब आपस में जब मिल जाते हैं तो एक लिक्विड बन जाता है पूरी तरह से, और शरीर के
हमारे जो धमनी और शिरा जो होती है उसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक वो ट्रेवल करती है। ट्रेवल भी क्यों करती है इसके बारे में भी बताया था। किसी का काम ऑक्सीजन ले जाने का होता है, तो किसी का रोगानुरोधी क्षमता विकसित करने का होता है, तो किसी का काम रक्त का थक्का जमने में होता है। इस पर मैंने कल चर्चा कर लिया था। आज का, चूंकि कल मैंने ये भी बताया था कि अगला वीडियो मेरा जो होगा उसमें बताया जाएगा कि किस व्यक्ति को किसी परिस्थिति में, बीमारी की परिस्थिति में, एक्सीडेंट की परिस्थिति में या और किसी भी कारण से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ब्लड चढ़ाने के लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो मरीज होता है या जो जरूरतमंद होता है उसका ब्लड समूह क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी ब्लड किसी को चढ़ा दें, इसके लिए भी कुछ बाध्यता होती है, कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो ए पॉजिटिव, अब ऐसे तो हम जानते हैं कि ब्लड के 4 ही समूह हो गए, एक ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ, ये 4 समूह के बारे जानते हैं। लेकिन इस 4 समूह में भी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव 2, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव 4, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव 6, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव 8, यानी एक तरह से 8 समूह हो गए हैं। बहुत ध्यान से अगर आप देखिएगा मेरी बातों को तो बिल्कुल आसानी से मैं समझा सकता हूं इस चीज को, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए, ए पॉजिटिव वाले किसको दे सकते हैं अपना ब्लड? खून जब देने की मेरी बारी आती है तो हम किसको दे सकते हैं? तो ए पॉजिटिव वाले जो है वो खून जो दे सकते हैं वो ए पॉजिटिव को ही दे सकते हैं या ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ध्यान देना है। उसी तरह बी पॉजिटिव वाले बी पॉजिटिव को दे सकते हैं या ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं। उसी तरह ओ पॉजिटिव वाले ओ पॉजिटिव को दे सकते हैं, और चूंकि ओ जो होता है ब्लड ग्रुप ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। वहीं ए बी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट, ये किसी से भी प्राप्त कर सकता है। यानी घुमा फिरा के अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा ब्लड समूह क्या है तो ए बी हो सकता है। ए बी ब्लड समूह क्या होता है? हम किसी से भी ले सकते हैं, वो ए पॉजिटिव से भी ले सकते हैं हम लोग और ए नेगेटिव से भी ले सकते हैं। उसी तरह ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। उसी तरह ए बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। यानी अगर ब्लड ग्रुप में 8 समूह की मैंने चर्चा किया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव 2, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव 4, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव 6, ओ पॉजिटिव नेगेटिव 8, तो ए बी जो ऐसा समूह है जो ए बी सब से ले सकता है। 8 समूह से ए बी पॉजिटिव जो है वो ले सकता है। याद रखना है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव भाई, क्योंकि पॉजिटिव यानी आरएच फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी जिसके ब्लड के आरबीसी में, जिसके ब्लड के लाल रक्त कणिकाओं में प्रोटीन होता है, एंटीजन होता है, तो वही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वालों को थोड़ा फायदा है, सभी समूह में पॉजिटिव वालों को फायदा है। उसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा है तो ए बी पॉजिटिव को फायदा है। तो ए बी पॉजिटिव किसी से भी ले सकता है, यानी लेने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या पेशेंट बन जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, हमको ब्लड की जरूरत पड़ती है। देने वाली बात अलग है, देने वाला तो आदमी बाद में सोचता है, पहले लेने की हमेशा सोचता है, वो पैसा हो या ब्लड हो या किसी कोई भी चीज हो। तो जब लेने की बात होती है तो एक ऐसा समूह ए बी पॉजिटिव है जो किसी से भी ले सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति उसको जाके बिना कोई दिक्कत के, घर का कोई भी सदस्य, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार को फोन कर सकता है जो उसका नजदीकी है, वो उसको ब्लड दे देगा। यानी ए बी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर समूह होता है। लेकिन ए बी नेगेटिव जो होता है, वो जो होता है खून सिर्फ नेगेटिव को दे सकता है। ए बी नेगेटिव सिर्फ देगा नेगेटिव को, यानी इसको देने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ए बी नेगेटिव होते हैं। और लेने का ये सब नेगेटिव से ले सकते हैं। इनको भी बहुत तरह का खून मिलेगा, लेकिन लेने के लिए उसको ए बी नेगेटिव ही चाहिए या ओ नेगेटिव चाहिए या ए नेगेटिव चाहिए, बी नेगेटिव चाहिए। उसी तरह अब हमने पहले पॉजिटिव की बात मैंने किया कि ए समूह, बी समूह, ए बी समूह और ओ समूह जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लोगों को देंगे, लेकिन लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से। यानी ए प्लस पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति है, एक आप समझ जाइएगा एक लाइन को, तो सारा आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा। अगर ए पॉजिटिव कोई व्यक्ति है, इसको देना सिर्फ ए पॉजिटिव को या ए बी पॉजिटिव को है, लेकिन लेने का ये ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से भी ब्लड ले सकते हैं और ओ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। याद रखिएगा, देने का कोई भी रक्त समूह जो है वो
ए बी को तो देगा ही देगा, क्योंकि ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपेंट है, वो किसी से भी ले सकता है, तो ले सकता है यानी देगा जो उसको तो देगा ही देगा। उसी तरह अगर प्राप्त करने का लेने का हो गया, अगर हमको जरूरत है तो हम लोग ओ सब से ले सकते हैं। ओ जो है सबको देगा, यानी कि हर समूह ओ से ले सकता है, लेकिन थोड़ी बाध्यता ये है कि पॉजिटिव वाले जो हैं वो ए पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों को ले सकते हैं, लेकिन ए नेगेटिव है वो ओ नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव वाले नेगेटिव से ही लेंगे, देंगे किसी को भी। उसी तरह बी पॉजिटिव देंगे पॉजिटिव को ही, लेकिन लेंगे दोनों से, क्योंकि फायदा है। बोले मैंने शुरू में ही बताया पॉजिटिव जो है फायदा है उसको, क्योंकि लेने का मामला में वो दोनों से ले सकता है, पॉजिटिव वालों से भी ले सकता है, नेगेटिव वालों से भी ले सकता है। उसी तरह ए बी पॉजिटिव के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो इस तरह से अगर एक चीज को आप समझ सकते हैं, और आप वीडियो में स्क्रीन में इसको देख सकते हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा आप समझने के लिए कि किससे वो ले सकते हैं। ये लाइन जो है देने का है, किसको हम दे सकते हैं, और यहाँ है लेने का बात। तो इस प्रकार से रक्त का वर्गीकरण होता है, और संबंधित व्यक्ति जो होता है वो सबसे ब्लड न दे सकता है सबको, न सबसे ले सकता है। उसके लिए एक उसके शरीर में RH फैक्टर डिपेंड करता है। ब्लड रक्त समूह में RH फैक्टर मायने रखता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात फिर मैं बताता हूं कि लगभग जो है कि 85% लोग पॉजिटिव होते हैं, यानी ब्लड का समूह जो होता है, अगर ए पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो पूरी दुनिया में जो सर्वेक्षण किया गया है, लगभग पूरी अगर 100 की बात करें, 100 लोगों का अगर ब्लड टेस्ट हो और वो अगर ए पॉजिटिव नेगेटिव में हो तो 85% यानी 85 लोग ए पॉजिटिव होंगे और 15 ही लोग ए नेगेटिव होंगे। उसी तरह 100 अगर बी पॉजिटिव नेगेटिव में है तो 85 बी पॉजिटिव होंगे, 15 नेगेटिव होंगे। यानी नेगेटिव जो होता है बहुत कम लोगों में होता है और पॉजिटिव ज्यादा होता है। वो डिपेंड करता है RH फैक्टर पे, और RH फैक्टर डिपेंड करता है RBC में मौजूद एंटीजन पे। और एंटीजन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। एंटीजन जो होता है वो शरीर में उपस्थित ऐसे अणु होते हैं। एंटीजन को भी थोड़ा समझ लिया जाए, हमारे शरीर में मौजूद ऐसे अणु होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरक्षक चीज है। एंटीबॉडी यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियों का अटैक होता रहता है, तो हमारे खून में मौजूद जो एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडी तैयार करते हैं और उन बीमारियों से लड़ते हैं। और कभी कभी एंटीबॉडी बनना बंद हो जाता है, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम का एक बीमारी होता है एड्स। और एड्स बीमारी ऐसी होती है कि हमारे शरीर में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है बनना बंद हो जाता है। इस वजह से कोई भी छोटी मोटी अगर हमको बीमारी होती है तो ठीक ही नहीं होती है, वही तो बीमारी है एड्स। तो एंटीजन जो होते हैं, मैं फिर से बताता हूं, एंटीजन जो होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित ऐसे अणु होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं। और एंटीजन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कंप्लीट एंटीजन होता है, एक होता है प्रो एंटीजन और एक होता है क्रिप्टो एंटीजन। इसके बारे में डिटेल्स डॉक्टर ही बता पाएंगे। हम लोग स्टडी, गूगल का स्टडी है और उसके आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, इतना बता सकता हूँ जो एंटीजन होते हैं उसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज समाहित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रक्त में मौजूद एंटीजन जो होते हैं RBC में उपस्थित जो मेरे क्या बोलते हैं RBC में उसके उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पे, यानी कितना है कि नहीं, उसके आधार पे RH फैक्टर का निर्माण होता है। RH फैक्टर के आधार पे ब्लड का ग्रुप का निर्माण होता है और ब्लड ग्रुप के अनुसार ही हम लोग किसी में रक्त देते या चढ़ाते हैं। तो आशा करता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो फिर एक नए विषय के साथ लेकर आऊँगा। तब तक इस कोरोना में आप अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें और मनीष ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube में मनीष ऑनलाइन क्लासेस करके सर्च करिए, मेरे वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो मेरा वीडियो जैसे ही आएगा आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।